एंड आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे अबाउट द मैरिज। और मैरिज पहली चीज एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और क्या पर्पस है और कैसे हम उसको एस्ट्रोलॉजिकली एग्जामिन करते हैं। ये तीन चीजें हम लोग ट्राई करेंगे बिकॉज डेली यू हैव टू डील विद द इशू ऑफ मैरिज। कि लोग आएंगे मैरिज के बारे में पूछने के लिए कि मैरिज क्या है, कैसा रहेगा, संतान सुख है या नहीं है, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मैरिज में। तो ये सब चीजें हमें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है आज। जैसा आप जानते हैं कि मैरिज क्या है। मैरिज इज द रिलेशन बिटवीन योरसेल्फ एंड योर स्पाउस। आप हैं और आपका जीवन साथी है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉर्मली जैसे ही हम मैरिज की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो 7th हाउस की तरफ जाता है। और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज। इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचता, हम स्ट्रेट अवे वी गो टू द 7th हाउस। और वैसे भी देखें कि हमारे जो संस्कार हैं कि जब लड़के की शादी होती है हमारे फैमिली में किसी के भी, तो उसकी जो वाइफ आती है तो उसको हम कहते हैं कि लक्ष्मी आ रही है घर में। सभी लोग यही कहते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम है या किसी लड़के को कोई प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं शादी कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपने देखा भी होगा बहुत लोगों को, एंड एटलीस्ट आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल बिकॉज आई कीप ऑन कमिंग अक्रॉस ऑल दिस पीपल, कि शादी से पहले कुछ भी नहीं थे, द वेरी ऑर्डिनरी पर्सन्स, एंड शादी के बाद उनकी इतनी प्रॉस्पेरिटी हुई कि दे बिकेम मल्टी मिलियनेयर एंड दे आर डूइंग सो वेल। और ऐसे भी है, उसका उल्टा भी है कि शादी से पहले बहुत अच्छे थे और शादी के बाद उनकी पूरी बर्बादी हो गई। तो ऐसा क्या है कि जो हमारा हाउस ऑफ मैरिज है 7th हाउस, सो व्हाट डज इट से अबाउट इट? क्योंकि हम ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी आ रही है या शादी कर दो ठीक हो जाएगा। शादी हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस एज पर द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप 7th हाउस को एक बार ध्यान से देखें कि जो 7th हाउस की पोजीशन क्या है। 7th हाउस जो है वो 11th हाउस है फ्रॉम द 9th हाउस। 11th हाउस फ्रॉम द 9th हाउस। 9th हाउस मैंने किसका बताया था? भाग्य स्थान है हमारा। और 11th हाउस है गेन का स्थान, भाग्य की वृद्धि। या अगर हम 11th हाउस से देखें, 11th हाउस से क्या पोजीशन हुई इसकी? 9th पोजीशन। इसका मतलब वृद्धि में भाग्य, भाग्य में वृद्धि या वृद्धि में भाग्य। तो एक मैरिज ही एक ऐसी चीज है एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से जो आपके भाग्य में परिवर्तन ला सकती है। There is no other thing in the world actually which can change your fortune. This is only the marriage or your spouse which has an ultimate say in your fortune. वो आपके भाग्य को पूरा खराब भी कर सकता है और बहुत अच्छा भी बना सकता है। तो ये 7th हाउस का एंगल है फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम जो कहते हैं कि लक्ष्मी आ रही है तो गलत नहीं कहते, बिकॉज इफ 7th हाउस इज वेरी गुड, इट्स लाइक लक्ष्मी ओनली, प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग इन द फैमिली। या जब कोई प्रॉब्लम होती है किसी लड़के या लड़की को तो हम कहते हैं कि शादी कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिकॉज 7th हाउस अच्छा है तो वाकई में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैरिज का कि आपका जीवन साथी आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। आपके जीवन में कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपके भाग्य में परिवर्तन ला सके। सिर्फ एक शादी है या विवाह है या मैरिज है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। मतलब आपके जीवन साथी का आपके भाग्य को परिवर्तन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक तो ये हो गया इंपॉर्टेंस फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हम अभी एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से एग्जामिन कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी कहता है कि एक आपका जीवन साथी ही है या मैरिज ही है जो आपके भाग्य में परिवर्तन ला सकती है। अब दूसरे एंगल से देखिए कि अगर हम फर्स्ट हाउस में जो हमारा असेंडेंट हम कहते हैं, 1 से 12 तक कोई भी साइन लीजिए, कोई भी राशि लीजिए, 1 से 12 तक कोई भी राशि आप लीजिए, तो आप देखेंगे कि 7वें घर में जो राशि आती है वो पहली राशि की दुश्मन है। जो राशि फर्स्ट हाउस में आती है वो उसकी दुश्मन है। सिर्फ एक केस में न्यूट्रल पड़ती है, बाकी इन ऑल द केसेस यू फाइंड दैट द साइन इन द फर्स्ट एंड द 7th हाउस दे आर एनिमी टू ईच अदर।
तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आप हैं और आपका जीवन साथी है, बाय नेचर दे आर अपोजिट टू ईच अदर, बाय नेचर दे आर अपोजिट टू ईच अदर। तो जो संबंध हुआ शादी का, वो ऐसा संबंध दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में जो बिल्कुल उनका नेचर एक दूसरे के अपोजिट हो, या हम कहते हैं कि एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है कि वही एक आदमी है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपके भाग्य में थोड़ा सा भी परिवर्तन ला सके। आपका सिर्फ जीवन साथी ही है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। तो दो दुश्मनों के बीच में और आजीवन संबंध, आजीवन भी नहीं कहते हैं हम, 7 जन्मों की बात करते हैं, जन्म जन्मांतरों की बात करते हैं, और दो जो दुश्मन है उनके बीच में जन्म जन्मांतरों का संबंध कैसे बनेगा? इट्स वेरी डेलिकेट रिलेशनशिप, इट्स वेरी डेलिकेट रिलेशनशिप, एंड इट हैज टू बी डेल्ट विद द सेम डेलिकेसी आल्सो। और जब हम उसको उस तरह से डील नहीं करेंगे, देन डेफिनेटली आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में ही प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आपके भाग्य में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है कि ठीक है, नेचर अपोजिट हो सकता है, लेकिन आपको जो लव, अफेक्शन, रेस्पेक्ट है अपने जीवन साथी के प्रति, उसको आपको किसी तरह से कम नहीं करना है। अगर आप करते हैं या कुछ डिस्ट्रस्ट करते हैं या कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसमें आपका भी नुकसान है और दूसरे का तो है ही है एक्चुअली। तो एस्ट्रोलॉजिकल एंगल ये कहता है कि दो अपोजिट नेचर के लोग हैं और उनको परमानेंटली इकट्ठा रहना है, और जो भाग्य का जहां तक सवाल है, वो एक जीवन साथी ही एक ऐसा है जो आपके भाग्य में परिवर्तन ला सकता है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज? मैरिज का पर्पस क्या है? आप एनीबॉडी कैन टेल कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज? एनी वन ऑफ यू? हाँ जी, ग्रोथ है, बेसिकली फैमिली ग्रोथ है। एनीबॉडी एल्स? वंश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोजेनी। राइट, दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ मैरिज, कि संतान की उत्पत्ति। मैंने भी यही बोला। हाँ, आपने भी बिल्कुल सही बोला। हाँ जी, प्रणाम सर। सृष्टि को आगे, मतलब सृष्टि को कंटिन्यूटी में रखना, आगे बढ़ाना, जैसे चलती रहे सृष्टि का। हाँ जी, हाँ जी। पर्पस इज रिप्रोडक्शन। हाँ जी, हाँ जी। आपको संतान को पैदा करना है। अगर ये पर्पस ना हो तो आई थिंक नोबडी विल गो फॉर मैरिज। सिर्फ एक यही पर्पस है, हमें अपने संतान को या अपने वंश को आगे चलाना है उसको। तो दैट इज द गेन ऑफ मैरिज, कि संतान की उत्पत्ति जो है वो गेन ऑफ मैरिज है। अब क्वेश्चन ये है कि हम गेन किस हाउस से देखते हैं? गेन हम देखते हैं 11th हाउस से, राइट? 11th हाउस से हम गेन देखते हैं। तो ये मैरिज का गेन हो गया, संतान की उत्पत्ति मैरिज का गेन हो गया। और अगर हम 7th हाउस से काउंट करें तो 7th हाउस से जो 11th हाउस आएगा वो आएगा 5th हाउस, 5वां घर जो है। और इसीलिए हम 5वें घर से संतान भी देखते हैं, संतान का सुख भी देखते हैं, एंड बिकॉज दैट इज द गेन ऑफ द मैरिज। उसका जो मैरिज का पर्पस है, या जो हम कहते हैं कि उसका जो गेन है, वो संतान है। तो इसलिए जो देखा भी जाता है संतान, वो 5वें घर से ही देखा जाता है। तो ये चीजें हैं जो मतलब एक जस्ट बाय कॉमन सेंस यू कैन फाइंड आउट कि कैसे हमें क्या करना है। धीरे धीरे हम उसी स्टेप में जा रहे हैं कि जिससे हमको याद करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप अपने आप ही आपको पता होना चाहिए क्या चीज हमें किस घर से देखनी है। तो दिस इज अबाउट द एस्ट्रोलॉजिकल एंगल फ्रॉम द फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज। अब जब भी हम मैरिज की बात करते हैं तो किसी से भी बात करिए तो स्ट्रेट अवे गोज टू द 7th हाउस। जल्दी से 7th हाउस को देख लो, और 7th हाउस ठीक है तो कह दो कि मैरिज ठीक है, अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक है। बट वी ऑलवेज फॉरगेट कि मैरिज दो व्यक्तियों के बीच में है। आप हैं और आपका जीवन साथी है। आप अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते हैं, एंड यू स्ट्रेट अवे जंप टू द 7th हाउस। आप ये नहीं देखते कि आप कैसे हो। सबसे बड़ा रोल तो मैरिड लाइफ में सक्सेस या अनसक्सेस का वो रहेगा कि आपका क्या रोल है, एंड दैट इज द फर्स्ट हाउस। एंड जब भी लोग बात करते हैं कि मैरिज की एंड दे स्ट्रेट अवे जंप टू द 7th हाउस, आई रियली फील पिटी कि व्हाई दे आर गोइंग टू द 7th हाउस, व्हाई कांट दे सी देमसेल्फ, दैट इज द फर्स्ट हाउस। और आप अगर खुद अच्छे हैं तो आपका जीवन साथी कितना भी खराब हो, मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और अगर आप ही खराब हैं तो 7th हाउस कितना भी अच्छा हो, आपका स्पाउस कितना भी अच्छा हो, तो मैरिज नहीं चल सकती। तो मेरे हिसाब से जो हम लोग 7th हाउस की बात करते हैं, वी शुड नॉट गो टू द 7th हाउस, वी शुड फर्स्ट सी द फर्स्ट हाउस। जब तक आप फर्स्ट हाउस को अच्छी तरह से नहीं देख लेंगे, जब तक आप मैरिज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो फर्स्ट हाउस गेट द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंस एज फार एज द मैरिज इज कंसर्न। फर्स्ट हाउस, जैसे मैंने कहा था कि आपका शरीर है, आपकी हेल्थ है, आपका नेचर है, आपका टेम्परामेंट है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी विल पावर है, आपका डिटर्मिनेशन है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, तो आपकी जितने भी वर्च्यूज हैं वो हैं। तो ये सब चीजें हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे एंड दे विल मैटर आल्सो। आपकी हेल्थ कैसी है, आप कैसे, नेचर क्या है आपका, आप किस ढंग से बात करते हैं किसी दूसरे के साथ, कैसे उसको डील करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हाउस होता है मैरिज के लिए वो फर्स्ट हाउस है, और हमेशा पहले हमें फर्स्ट हाउस को ही देखना पड़ेगा, जब भी हम एक असेसमेंट कर पाएंगे मैरिज का। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो कहेगा 7th हाउस ठीक है या खराब है और मैरिज ऐसी रहेगी वैसी रहेगी। नहीं, दैट इज नॉट द राइट वे टू एनालाइज मैरिज एस्ट्रोलॉजिकली। फर्स्ट, सबसे पहले जो है आपको फर्स्ट हाउस को एनालाइज करना है, एंड दैट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द सक्सेस ऑफ द मैरिज और ऑन द मैरिटल रिलेशंस। और उसके बिना अगर आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी, आपका नेचर, आप सब तरह से ठीक हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शादी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आप फर्स्ट हाउस को एग्जामिन करिए। उसके बाद जो और हाउसेस होते हैं जिनका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैरिज के लिए, दैट आल्सो वी विल डिस्कस। फर्स्ट के बाद आता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से आप क्या देखते हैं? वेल्थ, एंड वेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर पैसा है आपके पास तो आपको 100 खून माफ है, कोई आपसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और अगर पैसा नहीं है तो आप कितने भी अच्छे हों, नोबडी विल अलाउ यू टू लिव एक्चुअली पीसफुली। तो वेल्थ का मैरिटल रिलेशन में या मैरिज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने देखा होगा कि अगर वेल्थ है तो एनीबडी इज रेडी टू गेट मैरिड विद यू। पैसे का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए वेल्थ का सेकंड हाउस में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। द सेकंड हाउस आल्सो रूल्स योर स्पीच, हाउ यू स्पीक, हाउ व्हाट वर्ड्स यू यूज, वेदर यू आर वेरी हार्श और वेरी सॉफ्ट इन स्पीकिंग। अगर आप बहुत हार्श हैं, आप किसी से प्यार से बात नहीं करते हैं, गाली देकर बात करते हैं, तो कुछ भी हो आपके पास, nobody will tolerate in today's time। आजकल के टाइम में कोई टॉलरेट करने वाला नहीं है उसको जो है। तो सेकंड हाउस वो भी हो गया स्पीच का आपकी, कि आप किस तरह से बात करते हैं। और तो आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, वो उनके साथ कोई, सब लोग अच्छा ही व्यवहार करते हैं। और अगर आप किसी से गाली देकर बात करते हैं तो दूसरा भी उसी तरह से आपको जवाब देगा जो है। तो इसलिए स्पीच जो है वो हम सेकंड हाउस से रूल करते हैं, तो इसलिए स्पीच का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज के लिए। थर्ड इज, यू माइट हैव सीन द चीटिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द फाइनेंशियल मैटर्स। पैसे के मामले में जब हस्बैंड वाइफ के बीच में चीटिंग शुरू हो जाती है या चीटिंग करते हैं एक दूसरे से, तो दैट आल्सो इज टू बी सीन बाय द सेकंड हाउस, एंड दैट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इसके बाद we talk of unnatural sex also, कि जो लोग unnatural sex में involve होते हैं और that may again have an impact on your marital relations, तो वो भी हम second house से देखते हैं। And what I am discussing is only the significations which have an impact on our marital relation। हम और significations की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं significations की हम बात करेंगे जो हमारी marital relations से directly connected हैं। तो ये जो सेकंड हाउस है, इसमें जैसा मैंने कहा कि वेल्थ आपकी, इट्स वेरी, वेल्थ इज अ लिक्विड वेल्थ, लिक्विड कैश एक्चुअली विद यू। सेकंड इज द स्पीच, हाउ यू स्पीक एक्चुअली, वेदर यू आर सॉफ्ट स्पोकन और द हार्श स्पोकन। देन द चीटिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द फाइनेंशियल मैटर्स, and whether you are involved in the unnatural sex also, that is also to be seen from the second house। तो ये सारी चीजें हमारे मैरिटल रिलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम कहते हैं कि जो सेकंड हाउस का रोल भी हमारी मैरिटल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आगे चलते हैं, देन वी गो टू द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस इज द डोमेस्टिक हैप्पीनेस, परिवार की सुख शांति, परिवार की सुख शांति। जैसे आप देखते हैं कि एक्सपीरियंस सबको है ही आपको, कि जब हम हस्बैंड वाइफ बाहर होते हैं, घर के बाहर, दे बिहेव वेरी वेल, दे फील वेरी हैप्पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही घर का ताला खोलते हैं, दे स्टार्ट फाइटिंग, और बुरी तरह से फाइट करते हैं, बट बाहर जो है बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। तो ये जो परिवार की सुख शांति है, वी एग्जामिन फ्रॉम द फोर्थ हाउस। और कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्थ हाउस के ऊपर कई सारे मैलिफिक प्लैनेट का जब इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो लाइफ बिकम्स ए हेल। फिर आपको लगेगा कि मैं कहाँ रह रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग। तो जितना ज्यादा मैलिफिक रिलेशन होगा फोर्थ हाउस के साथ, उतनी ही हमारी लाइफ जो है वो हेल हो जाएगी घर में, घर के अंदर जो है। तो हम फोर्थ हाउस से जो है वो घर की सुख शांति देखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर प्रेम पूर्वक रहना है तो घर की सुख शांति बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम जो डिस्प्यूट होता है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ऑन द प्रॉपर्टी मैटर, ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी मैटर्स, जैसे हमने कहा कि सेकंड हाउस से जो वेल्थ या सॉरी फाइनेंशियल चीटिंग होती है, तो यहाँ पर जो चीटिंग होती है ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें जो है एक दूसरे के साथ धोखा देना, दैट इज टू बी सीन फ्रॉम द फोर्थ हाउस, चीटिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द इशू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो that interference from the respective in-laws, हम लोगों की आजकल जैसे आप देखते हैं कि फैमिली लाइफ में जो इन-लॉज हैं बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से भी हमारी जो मैरिटल रिलेशंस होते हैं काफी खराब होते हैं। तो ये जो इंटरफेरेंस है फ्रॉम द रेस्पेक्टिव इन-लॉज, दैट आल्सो वी एग्जामिन फ्रॉम द फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है मैरिज के, कि एक तो घर की सुख शांति है, एक इंटरफेरेंस तो नहीं है आपके इन लॉज का आपकी लाइफ में, या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई इमोरल प्रॉपर्टी के ऊपर चीटिंग तो नहीं हो रही है। तो इन तीन एंगल से जो फोर्थ हाउस है इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैरिटल रिलेशंस। उसके बाद हम सेवेंथ हाउस की तरफ आते हैं। सेवेंथ हाउस जैसा फर्स्ट हाउस आपके लिए है, सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस के लिए है। स्पाउस का जैसे आप फर्स्ट हाउस से आप अपने बारे में देखते हैं, सेवेंथ हाउस से आप अपने स्पाउस या जीवन साथी के बारे में देखते हैं, उसकी हेल्थ, उसका नेचर, उसका टेम्परामेंट, उसकी पर्सनालिटी, उसकी वर्च्यूज, उसकी विल पावर, उसका डिटर्मिनेशन, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, सब कुछ जो है भी जैसे आपने अपने लिए देखा पहला घर, ऐसे ही आपने सेवेंथ हाउस देखा आपके स्पाउस, अपने जीवन साथी के लिए। तो फर्स्ट और सेवेंथ हाउस दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए एज फार एज पर्सनल रिलेशंस आर कंसर्न या इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज आर कंसर्न। So, and we are seeking relationship between these two only, the first and the seventh house, that is yourself and your spouse. उसके बाद हम एट्थ हाउस की तरफ जाते हैं, which is the most important house in today's context. आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा जो important रोल है वो है एट्थ हाउस का। कैसे? एट्थ हाउस को हमने कहा मांगल्य स्थान। मांगल्य स्थान, मांगल्य स्थान का मतलब होता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, कि जो विवाह का बंधन है वो कितना मजबूत है। स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, जो वैवाहिक बंधन है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो कितना मजबूत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मजबूत नहीं होगा तो शादी टूट जाएगी, इट मे रिजल्ट इनटू सेपरेशन और डाइवोर्स। तो जो आजकल की जो मेन प्रॉब्लम है सेपरेशन डाइवोर्स आफ्टर द मैरिज, और वही एक मैरिज ब्रेक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो एट्थ हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउस इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। तो एट्थ हाउस का एनालिसिस करना, जब आप हॉरोस्कोप मैच करने के लिए कोई आपके पास आएगा, एंड आई हैव सीन दैट 95% द पीपल दे डोंट इवन लुक एट द एट्थ हाउस, देखते ही नहीं है कि एट्थ हाउस की तरह, वो तो सिर्फ सेवेंथ हाउस को देखते हैं कि सेवेंथ हाउस ठीक है तो आप शादी कर लो, दे डोंट इवन लुक एट अदर हाउसेस। तो एट्थ हाउस मैंने कहा कि वैवाहिक बंधन की कितना मजबूत है, या जो सेपरेशन डाइवोर्स हैं वो हम एट्थ हाउस से देखते हैं।
इसके अलावा जो 8th हाउस है, इट इज सेकंड टू द 7th हाउस। 7th हाउस से इसका स्थान क्या है? दूसरा। और दूसरा स्थान किसका होता है? जो सेकंड हाउस आपके लिए किसका है? योर वेल्थ। एंड सेकंड हाउस इज आल्सो द मारक स्थान फॉर यू। ऐसी तरह से जब हम 7th हाउस से सेकंड हाउस की बात करते हैं, विच इज द 8th हाउस, तो क्या हो गया? एक तो स्पाउस की वेल्थ, आपका जो जीवन साथी है उसके पास कितनी वेल्थ है। दूसरा, ये उसके लिए मारक स्थान भी है। इट मे कॉज द डेथ ऑफ योर स्पाउस, कि जो डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउस है ये फॉर योर स्पाउस, और सेकंड हाउस है आपके लिए, और जो स्पाउस के लिए हो गया वो 8th हाउस हो गया। तो 8th हाउस में इवन कॉज द डेथ ऑफ द स्पाउस, इट मे कॉज सेपरेशन, इट मे कॉज डाइवोर्स आल्सो। और जैसा आप देखते हैं कि द सेकंड मेन कॉज ऑफ ब्रेक इन द रिलेशनशिप इज द एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशंस। Most of the people, they get involved in extramarital relation, and that is the main reason for the problem in the marital relations. तो हम जो extramarital relations भी देखते हैं वो भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं। अगर नेटिव मतलब आप खुद अगर extramarital relations में involved होते हैं तो that only 8th house can tell कि whether this person will get involved in extramarital relations or not. तो उस point of view से भी बहुत important हो गया। तो 8th हाउस जो है आजकल के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है मैरिटल रिलेशंस के लिए या मैरिज की लॉन्गेविटी देखने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये इंडिकेट करेगा कि ये जो सेपरेशन या डाइवोर्स होगा या नहीं, वैवाहिक बंधन जो है वो परमानेंट है या टूट जाने वाला है। दूसरा, ये स्पाउस की वेल्थ हो गई, स्पाउस के पास कितना वेल्थ है, उसके लिए मारक स्थान हो गया। और जो मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशंस, कि whether you are getting involved in extramarital relation, because that will also have a direct impact on your marital relations. तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं 8th हाउस से, जैसे कि लॉन्गेविटी तो है ही है, जैसे कि आपने कहा कि 8th हाउस से आपकी लॉन्गेविटी भी देखते हैं कि आपकी आयु कितनी लंबी है। बट मेन थिंग इज द मोड ऑफ डेथ आल्सो वी सी फ्रॉम 8th हाउस, कि आपकी डेथ कैसे होगी। डेथ दो तरीके से हो सकती है, शांतिपूर्वक नेचुरल तरीके से, एक अननेचुरल डेथ। शांतिपूर्वक मतलब जैसे आप सोए, रात को हार्ट अटैक हुआ या थोड़ी बहुत 2-4 दिन की बीमारी हुई, आपकी डेथ हो गई। एक होता है अननेचुरल, बहुत लंबी बीमारी हुई, बहुत आपको सफर करना पड़ा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई टेररिस्ट ने स्ट्राइक कर दी, कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया, कोई आपने पॉइजन खा लिया, या आप कहीं से गिर पड़े, कहीं आग लग गई, तो ये अननेचुरल डेथ में आता है। तो 8th हाउस ये भी बताता है कि जो व्यक्ति है उसकी जो डेथ होगी वो नेचुरल तरीके से होगी या अननेचुरल तरीके से होगी। तो जब हम योगों की बात कर रहे थे तो जो डेथ के संबंध में 2 योग है, अशुभ मरण योग और शुभ मरण योग। शुभ मरण योग और अशुभ मरण योग। अगर 8th हाउस में जो बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, मतलब शुभ ग्रह वहां बैठे हुए हैं, तो आपकी डेथ जो है वो नेचुरल तरीके से होगी, पीसफुल होगी। और अगर वहीं पर मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है तो आप देखेंगे कि आपकी डेथ अननेचुरल तरीके से होगी, वायलेंट तरीके से होगी, आपको सफर करना पड़ेगा उसके दौरान। तो ये जो मोड ऑफ डेथ है दैट आल्सो वी सी फ्रॉम 8th हाउस। इसके अलावा जो आप सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, जो आप यहाँ बैठे हुए हैं इस क्लास में, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द 8th हाउस। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट सब्जेक्ट, जो आध्यात्मिक विषय हैं एस्ट्रोलॉजी टाइप के। तो ओनली 8th हाउस कैन टेल वेदर यू कैन बी सक्सेसफुल। दोनों के लिए हेलो, 8th हाउस में फिर कौन सा प्लैनेट मैलेफिक होगा? मार्स? आई एम कमिंग टू दैट एक्चुअली, आई एम कमिंग टू दैट एक्चुअली। The 8th house is the house of occult subject, and all of you are here only because of 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस में कुछ ऐसा इंडिकेशन है कि आपको ऑकल्ट सब्जेक्ट सीखने का इंटरेस्ट हुआ। तो कहते हैं कि 8th हाउस का जब तक एसोसिएशन मरकरी और जुपिटर के साथ नहीं होगा, somehow मरकरी और जुपिटर which are the 2 planet of knowledge, and we are talking of the occult knowledge in the 8th house, so naturally these 2 planets somehow should be related with the 8th house. कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके हॉरोस्कोप में
8th हाउस से संबंध जो है वो मरकरी या जुपिटर का, बुध या बृहस्पति ग्रह का होगा, जब भी आप इस नॉलेज को सीख सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इवन सैटर्न, बिकॉज सैटर्न भी इस टाइप की which takes you toward the spiritualism, तो अगर सैटर्न का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो then also you can learn this subject, and also the 9th house which is again connected with the religion. तो 9th हाउस का भी अगर एसोसिएशन होगा तो भी आप ये एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। बट व्हाट आई मीन टू से दैट द 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट नॉलेज, और ऑकल्ट नॉलेज जो बेसिकली जो ज्ञान के प्लैनेट हैं वो दो ही हैं, मरकरी और जुपिटर। तो समहाउ मेनली आप देखेंगे कि मरकरी या जुपिटर का एसोसिएशन आपके 8th हाउस के साथ होना चाहिए, जब भी आप ज्योतिष सीख पाएंगे, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि कुछ केसेस में द रिलेशन मे बी विद द सैटर्न और विद द 9th हाउस आल्सो, तो तब ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको ये ज्ञान मिल पाए, अदरवाइज आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी हम और भी चीजें देखते हैं 8th हाउस से, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज द अनअर्न्ड मनी, मतलब ऐसा पैसा जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसा पैसा कैसे होगा? आपको इनहेरिटेंस में कुछ मिल गया, तो ऑल इनहेरिटेंसेस वी सी फ्रॉम द 8th हाउस। किसी की डेथ हो गई, आपको इंश्योरेंस में बहुत पैसा मिल गया, तो वो भी हम 8th हाउस से देखेंगे। कहीं आपको जमीन में गड़ा हुआ पैसा मिल गया, आप जा रहे हैं घर पे, कहीं से आपको जमीन खोदी और पैसा मिल गया, या आप ऐसी जगह पर पोस्टेड हैं जहां आपको रिश्वत का पैसा बहुत मिल रहा है, दैट इज आल्सो अनअर्न्ड मनी। और कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं, लॉटरी एंड दैट स्पेकुलेशन शुड आल्सो बी सी। नो, वी कांट सी लॉटरी फ्रॉम दिस 8th हाउस। 8th हाउस इज ओनली प्योरली अनअर्न्ड मनी। और देखिए, जब लॉटरी, हम स्पेकुलेशन की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो दैट इज द पब्लिक मनी। आप लॉटरी कैसे मिलता है आपको? पब्लिक ने सारा टिकट खरीदा और उनका पैसा आपको मिल गया अगर आपने लॉटरी विन किया। स्पेकुलेशन में क्या हुआ? और लोगों ने शेयर खरीदे, स्टॉक खरीदे, और उनको लॉस हुआ, आपको फायदा हो गया। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो पब्लिक देखी जाती है, दैट इज टू बी सीन फ्रॉम द 4th हाउस। जब आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तब आप देखेंगे कि हम जो पब्लिक को देखते हैं, वी सी फ्रॉम द 4th हाउस। और 5th हाउस क्या है? 4th हाउस से 2nd हाउस है, मतलब पब्लिक की वेल्थ, पब्लिक का पैसा। तो जब पब्लिक के पैसे मिलने की बात होती है आपको, देन 5th house is involved, not the 8th house. 8th house is purely unearned money for which जिसमें किसी का कोई involvement नहीं है या किसी का पैसा नहीं है, just you are getting just by your luck actually. लेकिन जहां भी हम पब्लिक के पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लॉटरी हुआ या स्टॉक मार्केट हुआ, तो दैट वी सी फ्रॉम द 5th house, because 5th house is the second from the 4th house and 4th house is the public. तो ये पब्लिक का पैसा हो गया। सबने लॉटरी खरीदी, आपको पैसा मिल गया। किसी ने स्टॉक खरीदे, उनको नुकसान हुआ, आपको फायदा हो गया। तो ये जो इस टाइप का पैसा होता है लॉटरी से या जहां भी पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो जाता है, तो दैट वी सी फ्रॉम द 5th हाउस, नॉट फ्रॉम द 8th हाउस। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लॉटरी वगैरह 8th हाउस से नहीं, 8th हाउस से हम नहीं देखेंगे, विल सी ओनली फ्रॉम द 5th हाउस। तो ये 8th हाउस के बहुत सारे सिग्निफिकेशंस हैं। और जैसे मैंने कहा था कि 8th हाउस जो है बहुत खराब हाउस है, दैट इज द वर्स्ट पोजीशन इन द हॉरोस्कोप, दैट इज द वर्स्ट पोजीशन इन द हॉरोस्कोप। क्यों? क्योंकि ये 9th हाउस से 12th हाउस भाग्य की हानि करता है। 12th हाउस हमारी लॉस का हाउस है और 9th हाउस हमारे भाग्य का स्थान है। तो जो चीज हमारे भाग्य की हानि करे, नेचुरली दे कैन नॉट बी वर्स देन दैट, तो ये हमारे भाग्य की हानि भी करता है। तो जो भी यहाँ पर प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं, naturally they become very weak because this is the worst position of the 8th house. और इसके अलावा एक चीज और भी है, जब हम बात कर रहे थे कि the strength of the marital bond, हमने एक चीज छोड़ दी कि अगर यहाँ पर 8th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग ऑफ सैटर्न, मार्स एंड राहु। सैटर्न, मार्स और राहु में से जब 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट 8th हाउस में हो जाता है, तो आपकी जो मैरिज होती है, विच इज नॉट इन रूटीन मैरिज, नॉट इन नॉर्मल मैरिज, दिस मैरिज इज विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू योर फैमिली और द सोसाइटी। आपकी मैरिज बड़े ऑड एक
रिलेशन से होती है कि जो आपकी फैमिली को, आपकी सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं होती है, और वो मैरिज जो है बहुत लंबे समय तक चलती नहीं है, क्योंकि जो मैरिटल बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, वैवाहिक बंधन है वो बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो मैलेफिक प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर। तो वो भी अगर हम देखें कि जो मैरिज जो है नॉर्मल तरीके से होगी या कोई ऑड कॉम्बिनेशन तो नहीं होगा, तो भी जो है वो हम 8th हाउस से देखते हैं, और 8th हाउस में जब बहुत ज्यादा मैलेफिक प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तब हम जो मैरिज होती है आपकी, which is against your family and the society, against the wishes of your family and the society, वो आपकी फैमिली को एक्सेप्टेबल नहीं होती है। अगर आप इनके हॉरोस्कोप देखिए, कभी इंदिरा गांधी जी हो गई, राजीव गांधी हो गए, संजय गांधी हो गए, तीनों का हॉरोस्कोप देखिए एंड यू फाइंड अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन। 8th हाउस में सारे मैलेफिक प्लैनेट हैं, 8th हाउस में सारे मैलेफिक प्लैनेट हैं। तो वही हुआ कि अगर हम मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैरिज सबकी ऑड मैरिज हुई, which was not acceptable to their families. सेकेंडली वो मैरिज चली नहीं बहुत दिन। थर्डली उनकी जो डेथ हुई है सबकी, वो वायलेंट तरीके से हुई, दैट वाज नॉट अ नॉर्मल डेथ ऑफ एनी वन ऑफ देम। तो ये जितने भी मैलेफिक प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट होगा 8th हाउस के साथ, उतनी ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएंगी। और जो वैसे भी जो 8th हाउस है, इट इंडिकेट्स प्रॉब्लम्स, हर्डल्स इन योर लाइफ, कि लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे। अगर 8th हाउस में बहुत ज्यादा प्लैनेट होते हैं तो पहली चीज तो दे बिकम वेरी वीक, क्योंकि उनके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, एंड सेकेंडली दे इंक्रीज द प्रॉब्लम इन योर लाइफ। बट जो सन और मून जो रॉयल प्लैनेट है, उन्हीं के बारे में कहा गया सिर्फ कि जो उनको 8th हाउस में बैठने का या 8th हाउस के लॉर्ड होने का, या तो वो 8th हाउस में बैठे हों या 8th हाउस के स्वामी हों, दोनों केस में उनको दोष नहीं लगता। तो सिर्फ जो एग्जम्पशन दिया है वो सिर्फ सन और मून को ही दिया है, और बाकी प्लैनेट को नहीं दिया। तो अगर सन और मून 8th हाउस में बैठे हों या 8th हाउस के लॉर्ड हों तो उसको दोष नहीं लगता, अगर वो बैठे हैं तो इट इज ओके। इसके अलावा भी जो हम लोगों ने बात की थी, द डिवीजन ऑफ द हाउसेस, जो हमने धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष की बात की थी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये जो 8th हाउस है, दैट इज द हाउस ऑफ मोक्ष आल्सो। तो इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि इट इज हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी आल्सो, मोक्ष का स्थान है। मोक्ष हम 8th हाउस से देखते हैं, और 8th हाउस से आपका मॉरल कैरेक्टर भी देखा जाता है। So from that angle also 8th house gets very important position in the horoscope, but सबसे खराब भी है और कई मामलों में बहुत अच्छा है। तो it has to be examined very critically कि क्या है क्या नहीं है। और जैसा मैंने कहा था कि जुपिटर की जो बेस्ट पोजीशन हॉरोस्कोप में होती है, that is in the लग्न, first house, and second best position is in the 4th house, क्योंकि 4th हाउस में बैठकर तीनों जो मोक्ष के स्थान हैं 4, 8 एंड 12, उनको एस्पेक्ट करता है या उनको कवर करता है, उनके साथ एसोसिएशन रहता है उसका 4th हाउस में बैठकर। तो कभी भी जो है आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएगा, और क्योंकि वहां से 10th हाउस को भी देखता है जुपिटर, तो आपकी लाइफ में कोई कभी आपको कलंक नहीं लगता या कभी आपकी बदनामी नहीं होती लाइफ में। यू लिव द लाइफ विद द ऑनर एक्चुअली। तो वो भी एक एंगल होता है कि जब भी जुपिटर 4th हाउस में होता है, तो वन थिंग इज डेफिनेट कि नोबडी इज गोइंग टू पुट एनी फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट यू जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। तो जुपिटर की इसीलिए सेकंड बेस्ट पोजीशन जो है वो हम 4th हाउस में मानते हैं, क्योंकि वहां से ये जो है तीनों मोक्ष के स्थानों को कवर करता है, 4, 8, 12। और जुपिटर जो है मोक्ष का प्लैनेट भी है। जैसे केतु जैसे मोक्ष का प्लैनेट है, ऐसे ही जुपिटर भी मोक्ष का प्लैनेट है। फिर जब 8th हाउस को एग्जामिन करने के बाद, और 8th हाउस मैंने कहा कि आजकल के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है मैरिटल लाइफ को एग्जामिन करने के लिए एस्ट्रोलॉजी में, तो उसको हमें बहुत ही क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा, बहुत ही ढंग से एग्जामिन करना पड़ेगा, और हमें पता भी होना चाहिए कि वहाँ प्लैनेट जो है क्या रिजल्ट देते हैं आपको। और एक चीज और भी है कि हम कितना भी कहें खराब है खराब है खराब है,
But once you see the position of this house from 10th house, 10th house क्या है? आपके प्रोफेशन का हाउस है, और प्रोफेशन से कौन सी पोजीशन हुई है? दिस इज 11th फ्रॉम 10th हाउस। 10th हाउस से 11वीं पोजीशन या 11th हाउस से 10th पोजीशन। क्या मतलब हुआ? गेन इन द प्रोफेशन, गेन्स इन द प्रोफेशन। तो हम जो प्रोफेशनल गेन की बात करते हैं, प्रोफेशनल गेन देखते हैं कि इसकी लाइफ में प्रोफेशनल गेन होंगे या नहीं होंगे, देन 8th हाउस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उस एंगल से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी मैरिटल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और सब कुछ खराब होते हुए भी, बीइंग द वर्स्ट पोजीशन इन द हॉरोस्कोप, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसीलिए जो है इस हाउस को हमें बहुत ही एक क्रिटिकली, बहुत ही टाइम देकर या ढंग से इसको एग्जामिन करना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन रीच टू द कंक्लूजन, बिकॉज इट्स प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, प्रोफेशन एंड द मैरिज। प्रोफेशन में गेन बताता है और मैरिज में लॉन्गेविटी बताती है, सेपरेशन डाइवोर्स बताता है। और ये भी कहा जाता है कि जब तक आप जितने भी जो प्रोफेशनल स्टेटस वाले लोग हैं उनको आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट ऑलवेज 10th हाउस हैज अ रिलेशनशिप विद द 8th हाउस। और ये कहते हैं कि जब तक 10th हाउस का रिलेशन 8th हाउस से नहीं होगा, यू कैन नॉट गेट ए वेरी हाई स्टेटस इन द प्रोफेशनल लाइफ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है प्रोफेशन के लिए। और मैं तो जब देखता हूँ हॉरोस्कोप तो माई स्ट्रेट अवे आई हैव अ ग्लांस ऑन द 8th हाउस की। सबसे पहले 8th हाउस को देखो, उससे आपकी एक्चुअल पोजीशन लाइफ की पता लगेगी व्यक्ति के कि क्या है। उसके बाद 8th हाउस के बाद वी गो टू द 12th हाउस। सर एक चीज और आप नहीं पढ़ाई है, मंगल दोष 8th हाउस में ही सबसे ज्यादा खराब बताया है। अभी वी विल कम टू दैट। अच्छा, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं 12th हाउस को। 12th हाउस क्या है एंड हाउ इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मैरिटल पॉइंट ऑफ व्यू। पहली चीज तो ये एक्सपेंडिचर का हाउस है। एक्सपेंडिचर जैसे सेकंड हाउस वेल्थ का हाउस है, ये आपके एक्सपेंडिचर का, हानि का हाउस है। इट मींस फाइनेंशियल इम्बैलेंस, फाइनेंशियल क्रंच, फाइनेंशियल क्राइसिस। एंड नेचुरली जैसे मैंने कहा था कि वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैरिटल रिलेशन, तो नेचुरली फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो दैट इज वर्स्ट फॉर मैरिटल रिलेशंस। उसके बाद जो 4th हाउस से हमने देखा कि परिवार की सुख शांति, सॉरी घर की सुख शांति। यहां हम क्या देखते हैं? स्लीपिंग कंफर्ट्स। वहां तो ये था कि जैसे ही कमरे का ताला खुला, घर का ताला खुला, आपने लड़ना शुरू कर दिया। यहाँ घर एंड किचन इज ओके, बट वंस यू गो टू स्लीप इन द बेडरूम देन यू स्टार्ट फाइटिंग। तो इट स्पॉइल्स योर स्लीपिंग कंफर्ट्स। जिनका 12th हाउस आप देखेंगे अच्छा है तो दिस स्लीप कंफर्टेबली, उनकी कभी स्लीप डिस्टर्ब नहीं होती एंड दे ऑलवेज हैव गुड ड्रीम्स इन द व्हाइल स्लीपिंग। कभी भी खतरनाक सपने उनको नजर नहीं आएंगे। तो ये एक स्लीपिंग कंफर्ट है, शैया सुख है। एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम देखते हैं बहुत से लोग बहुत परेशान होते हैं कि हम स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, नींद नहीं आती, रात में नींद खुल जाती है, सपने खराब दिखाई देते हैं। इट्स ऑल द इफेक्ट ऑफ 12th हाउस। अगर 12th हाउस आपका अच्छा है, अच्छा मीन्स की बेनिफिक प्लैनेट है वहां पर, तो देन यू हैव कंफर्टेबल स्लीप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और अगर 12th हाउस खराब है तो जहां तक मैरिटल लाइफ की बात है, आपकी लड़ाई झगड़ा होगा वहां पर, सही सुख आपको नहीं मिलेगा। तो उस एंगल से ये मैरिटल रिलेशंस को इफेक्ट करता है। इसके बाद जो 8th हाउस में हमने बात की अभी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की, जब आप संबंध बन जाते हैं आपके दूसरों के अपार्ट फ्रॉम योर स्पाउस, यहाँ पर जो 12th हाउस है दैट इज द एक्स्ट्रा मैरिटल कैजुअल सेक्स। यू गेट इन्वॉल्व इन दैट एंड वंस यू गेट इन्वॉल्व इन दैट नेचुरली देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मैरिटल रिलेशंस। तो ये 8th हाउस में तो आपके रिलेशंस हो गए, लेकिन यहाँ पर 12th हाउस में यू हैव ए कैजुअल सेक्स विद द पर्सन अदर देन योर स्पाउस। तो ये उस एंगल से खराब हो गया। फिर इट रिप्रेजेंट्स योर इम्पोर्टेंसी आल्सो, नपुंसकता जिसको हम बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट दैट आल्सो।
It represents all your venereal diseases, यौन रोग जिसको हम बोलते हैं, उसको भी represent करता है. उसके बाद weakness in the sexual act, उसमें भी उसको भी represent करता है ये. And also interference from the respective families. 4th house में क्या था? Interference from the respective in-laws. Now in the 12th house we have interference from the respective families. तो इसलिए जो उन सारे एंगल से 12th हाउस को हमने खराब माना. और वैसे भी देखिए जो 12th हाउस है उसकी क्या पोजीशन है फ्रॉम द 7th हाउस. अगर आप 7th हाउस से काउंट करेंगे 12th हाउस को, तो व्हाट यू फाइंड दैट इट इज 6th फ्रॉम द 7th हाउस. इट इज 6th फ्रॉम द 7th हाउस. और 6th हाउस किसका होता है? लॉसेस का होता है, लॉस का होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ द स्पाउस, लॉस ड्यू टू द स्पाउस, losses in the marriage, losses due to the marriage. तो उस एंगल से भी जो है ये एक डेंजरस हाउस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैरिटल रिलेशंस. तो ये जो 6 हाउसेस हैं 1 2 4 7 8 12, these houses have direct bearing on your marital relation, direct impact on your marital relations. तो हमें जो है ये जब भी हम मैरिज की बात करते हैं या देखते हैं कि हमारी मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, तो ये हम इन हाउसेस को हमें एग्जामिन करना पड़ेगा. देन ओनली वी कैन फाइंड आउट कि सब तरह से अच्छी है या इन व्हाट रेस्पेक्ट वी विल लैक इन द मैरिड लाइफ. आपको कोई परिवार की कभी हो सकता है घर की सुख शांति खराब हो रही हो, फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो रही हो, या स्पाउस का हेल्थ खराब हो रहा हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस में किसी का इन्वॉल्वमेंट है. तो उस टाइप की जो भी चीजें हैं हम हॉरोस्कोप देखकर एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटीज, बिकॉज 100% तो परफेक्ट कोई नहीं मिलता आपको. तो व्हाट इज योर प्रायोरिटी? प्रायोरिटी इज योर वेल्थ और योर डोमेस्टिक पीस. तो उसके बेसिस पर फिर हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपना स्पाउस या पार्टनर जो है. तो दैट वी हैव टू सी. अब नाउ क्वेश्चन कम्स ऑफ, ये तो हमने हाउसेस देख लिए कि ये हाउसेस जो है हमारे मैरिटल रिलेशंस के लिए उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अब जैसे ही हम मैरिज की बात करते हैं तो इमीडिएटली जो है एक क्वेश्चन आता है अबाउट द मांगलिक दोष. एंड एवरीबॉडी इज डिस्टर्ब्ड विद दिस. जैसे ही बच्चा पैदा होता है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं कि जल्दी से पता लगा लो कि कहीं मांगलिक दोष तो नहीं है, मांगली तो नहीं है ये लड़का लड़की. और पर्टिकुलरली लड़की के केस में जब ये पता लगता है कि उसको ये मांगलिक दोष है, द एंटायर फैमिली गेट्स डिस्टर्ब. पूरी फैमिली जिंदगी भर जो है वो डिस्टर्ब रहती है कि शादी होगी नहीं होगी, क्या प्रॉब्लम होगी. और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं कि वो मांगलिक दोष था, उसने बताया था इसलिए प्रॉब्लम हो गई. दिस इज ऑल नॉनसेंस. अगर आप मांगलिक दोष की डेफिनेशन देखें और अगर आप डेफिनेशन को एग्जैक्टली देखें तो कहते हैं कि मैंने अभी आपको हाउसेस गिनाए कि the houses which have direct bearing on your marital relations, which have direct impact on your marital relations. कौन से हाउस हुए? 1 2 4 7 8 and 12. तो कहते हैं कि जब इन हाउसेस में मंगल का प्लेसमेंट होता है, जो हाउसेस जो मैरिटल रिलेशन से हमारे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उन हाउसेस में जब मंगल का प्लेसमेंट होता है तब हम कहते हैं कि द नेटिव इज सफरिंग फ्रॉम मांगलिक दोष. नेटिव इज सफरिंग फ्रॉम मांगलिक दोष. अब मंगल तो एक मेलिफिक प्लैनेट है, डेफिनेटली इस मेलिफिक प्लैनेट. बट मेलिफिक प्लैनेट तो और भी हैं, शनि भी है, राहु भी है, केतु भी है, सन भी है. तो उसका हम दोष क्यों नहीं मानते? व्हाई वी कंसिडर ओनली मार्स? हम तो कभी नहीं कहते कि मांगलिक दोष भी है और शनि का दोष भी है या राहु का दोष भी है. वी आर ऑलवेज वरीड ओनली अबाउट मांगलिक दोष. क्यों? पहली चीज तो यह है कि मंगल इज ए वेरी फास्ट एक्टिंग प्लैनेट. मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जिसका जो तोड़ फोड़ करना होता है वो इमीडिएटली कर देता है. इट डजंट वेट एक्चुअली. व्हाइल अदर प्लैनेट्स आर स्लो एक्टिंग प्लैनेट. उनका जो स्लो पॉइजनिंग होता है, धीरे धीरे असर होता है उसका. बट मंगल को जो तोड़ फोड़ करना होता है वो इमीडिएटली करेगा. बट एनीवे, बट व्हाई मार्स? व्हाई मार्स वी आर कंसिडरिंग फॉर द मैरिटल रिलेशंस?
जैसे मैंने कहा कि मैरिज का जो बेसिक पर्पस है या मेन पर्पस है, द ओनली पर्पस इज रिप्रोडक्शन, और कोई पर्पस नहीं है। एंड मार्स इज द ओनली प्लैनेट विच इज वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। वही एक ऐसा प्लैनेट है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और कोई प्लैनेट रिप्रोडक्शन एंगल से कोई उसका रोल नहीं होता। लेकिन मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो इज द मेन प्लैनेट फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसे? अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, विच इज द कॉज ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो, इज ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ मून एंड मार्स। मून इज अ लिक्विड एंड मार्स इज अ ब्लड एक्चुअली। तो जब इंटरेक्शन होता है मून एंड मार्स का, देन दिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल टेक्स प्लेस। मैन में भी जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी आती है, that comes from Mars only, because Mars is the main planet, say blood, and the semen is also somehow related with the Mars only. Venus है वैसे semen का, लेकिन somehow it is related with the Mars also. It represents your energy, your strength, your blood, which all will play an important role in reproduction. और मंगल ही एक ऐसा प्लैनेट है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इसीलिए हमने कहा कि मंगल जो है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फ्रॉम मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैरिज का जो पर्पस हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज रिप्रोडक्शन, एंड मार्स इज द ओनली प्लैनेट व्हिच हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। तो हमने मंगल को चूज किया कि मांगलिक दोष है तो ये प्रॉब्लम होगी। अब क्वेश्चन ये है कि जो डेफिनेशन है एस्ट्रोलॉजी में जो बताई गई मांगलिक दोष की, वो डेफिनेशन ये है कि इन हाउसेस को 1, 2, 4, 7, 8, 12, these houses are to be counted from Lagna, from Moon and from Venus also. Lagna is your body, Moon is the mind, and Venus is your sexual organs. So you have to count these houses 1, 2, 4, 7, 8 and 12. Firstly from Lagna, secondly from Moon, थर्ड फ्रॉम वीनस। और अगर मंगल इन काउंटिंग में कहीं भी बैठा हुआ है 1, 2, 4, 7, 8, 12 हाउसेस में, देन यू सफर फ्रॉम मांगलिक दोष। नाउ यू टेल मी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस धरती पर जो इस डेफिनेशन में नहीं आएगा? I have yet to see a person which is not covered by this definition. मुझे तो कोई मिला नहीं। और आप किसी भी पंडित के पास जाते हैं तो आंशिक है, पूरा है, ये है, वो है, और आपका बेवकूफ बनता रहेगा, कैंसिल हो रहा है, नलीफाई हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये तो बहुत तगड़ा दोष है, इसके लिए आपको शांति करानी पड़ेगी। और हर व्यक्ति इसी पचड़े में पड़ा रहता है जिंदगी भर। और बट फैक्ट इज कि देयर इज नोबडी ऑन द अर्थ हु डजंट सफर फ्रॉम मांगलिक दोष। और शायद ये डेफिनेशन इसीलिए बनाई गई होगी क्योंकि astrology was also a profession at that time, so that every individual on the earth comes in the gambit of these people. वो जाना ही जाना पड़ेगा हर आदमी को उनके पास उसकी शांति कराने के लिए शादी के टाइम में जो है। और एक हमारा मिसकंसेप्शन है कि अगर एक मांगलिक है, एक नई मांगलिक है, तो एक की डेथ हो जाती है। That is also absolutely wrong, क्योंकि डेथ का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि मंगल जो है लगन में है, तो इट इंडिकेट्स ओनली योर नेचर कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आप ढंग से बात नहीं करते, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। सेकंड हाउस में है, अगेन आप बोलने में बहुत खराब है। फोर्थ हाउस में है तो हो सकता है घर की सुख शांति खराब करते हो, घर में लड़ते हो आप। सेवेंथ हाउस में है, आपकी स्पाउस का नेचर वैसा ही है। एट्थ हाउस ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा कि इट इज अ मारक फॉर द स्पाउस, ये आपके जीवन साथी के लिए मारक स्थान बन जाता है। तो इसलिए एट्थ हाउस में तो मैं कुछ जरूर कहूंगा कि somehow it is related with the death of the spouse, but in no other house it has no concern with the death of the spouse. Only in eighth house there can be a possibility, but in no other house. और जब ये प्रॉब्लम है कि दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो मांगलिक दोष से प्रभावित ना हो, then why should worry? है ही है। लोग पूछते हैं देख लो वो मांगलिक है नहीं है, ये मांगलिक है या नहीं। अरे होगा यार, देखने की जरूरत क्या है?
और जो चीज रेलेवेंट नहीं है उसको हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मैरिज में। और मैं तो कई बार बोलता भी हूँ जब कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं कि शायद इन्होंने अपने लिए बनाया है जिससे कि हर आदमी इनके चंगुल में फंस जाए, तो लोग नाराज हो जाते हैं कि आप हमारी रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं। अगर बेवकूफ तो अपने ही बना सकते किसी को, और बन रहा है सबका बेवकूफ, और अच्छी तरह से बन रहा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पर्टिकुलरली फीमेल चाइल्ड, तो हम परेशान हो जाते हैं शुरू से ही, और हर चीज में दोष मांगलिक दोष का ही आ जाता है कि उसने कहा था कि मांगलिक दोष है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है इसको जो है। एक चीज और है सर, जैसे हेलो, हाँ जी, एक चीज और, जैसे लोगों में एक धारणा और भी है, कई लोग पूछते हैं जी ये मंगलवार को पैदा हुआ है हमारा बच्चा तो ये मंगलिक है, ये धारणा भी लोगों में फैली हुई वो है। तो लोगों को आइडिया नहीं है मंगलवार के दिन पैदा है तो मंगलिक है। अच्छा, दूसरी एक ब्यूटी और बताऊं मैं आपको कि आजकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और हाँ। लोग सॉफ्टवेयर से सब कुछ देखते हैं, दे डोंट इवन कंसीडर द नीड ऑफ गोइंग टू एस्ट्रोलॉजर। और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सिर्फ मांगलिक दोष आपको लग्न से बताते हैं। नो सॉफ्टवेयर टेल्स यू फ्रॉम मून एंड द वीनस एक्चुअली। हाँ बिल्कुल सही बात। और दूसरा रीजन ये है कि आप और भी सरप्राइज होंगे कि लग्न से जो मांगलिक दोष होता है वो सबसे कम माना गया, मून से अगर मांगलिक दोष है तो उससे ज्यादा माना गया, और वीनस से अगर मांगलिक दोष है तो सबसे खराब माना गया। अब यू टेल मी एनीबडी, एनी एस्ट्रोलॉजर हु सीज फ्रॉम वीनस आल्सो, या कोई भी सॉफ्टवेयर वीनस से बता भी रहा हो आपको? हाँ, कोई नहीं बताता सर। तो आप भ्रम में हैं जो। अच्छा सर, एक चीज और पूछता हूँ जैसे आपसे, जैसे आठवां घर जो जीवन साथी का मार्ग स्थान है जी, लेकिन खुद जो लगन का भी आठवां घर है वो हमारा भी आयु स्थान या डेथ का स्थान है, that तो is क्या not खुद के लिए the sorry that is not the house of death, that is the house of longevity। हाँ लॉन्गेविटी का है, जैसे कई हमारी हाँ, तो एक्सीडेंटल नहीं बना देगा खुद के लिए भी? नहीं, देखिए लॉन्गेविटी है, बट आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द हाउस ऑफ कॉज ऑफ डेथ, दिस इज द मोड ऑफ डेथ। इस हाउस से हम किस तरह से डेथ होगी वो बताते हैं, बट दिस नॉट द हाउस ऑफ डेथ। अच्छा। हाँ, उसका डेथ का हाउस नहीं है। हाँ, मतलब दूसरा और सातवां घर हो गया मारक स्थान। हाँ, मारक तो हमारा सेकंड एंड सेवेंथ हाउस हुआ। हाँ जी, सेकंड एंड सेवेंथ हाउस, नथिंग टू डू विद द डेथ हाउस। तो अगर 8th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है पर सन साइन जो बैठा हुआ है उसका रूलिंग लॉर्ड मार्स है, तब भी मैलेफिक हो जाएगा? नहीं, इट हैज टू बी प्लेस्ड देयर एक्चुअली। बट जब हम हाउस सन साइन एरीज है या लेट्स से मार्स रूल्ड सन साइन है, ठीक है, तो वो तो मांगलिक नहीं होगा जब तक मंगल वहां प्लेस्ड नहीं होगा, तो मांगलिक दोष तो नहीं होगा। सिर्फ लॉर्ड होने से नहीं होता, इट हैज टू बी देयर। जैन साहब 8th हाउस में अच्छा प्लैनेट लाइक से वीनस आ गया, तब क्या होगा? वीनस बाकी काम करना बंद कर देगा। देखिए, वीनस आ गया तो 8th हाउस आपके जो मैरिटल बॉन्ड की स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो गया, आपकी शादी भी अच्छी होगी, मोड ऑफ डेथ भी अच्छा होगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो वीनस प्लैनेट है, इट बिकम्स वेरी वीक बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्लेसमेंट इन द 8th हाउस। तो वीनस की जब दशा ऑपरेट होगी तो रिजल्ट आपको जो मिलने चाहिए थे वीनस के वो नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, बिकॉज द प्लैनेट गेट्स वेरी वीक बाय प्लेसमेंट इन द 8th हाउस। तो प्लैनेट वीक हो जाता है, बट कुछ एस्पेक्ट के लिए आपका अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है, ये मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन वो प्लैनेट तो वीक हो गया। जब उसकी दशा अंतर्दशा ऑपरेट होगी तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि 8th हाउस में जो प्लैनेट चले जाते हैं खड्डे में चले गए, मतलब एक तरह से बेकार हो गए आपकी लाइफ के लिए। नहीं तो जैसे अगर मान लीजिए राहु भी 8th हाउस में है और वीनस भी 8th हाउस में है तो क्या होगा फिर? वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? खराब हो गया ना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मतलब भी हो सकते हैं, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह में इन्वॉल्व हो सकता है वो जाकर। आप देखिए, मैं आपको राहु शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स गेन। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ, एंड यू कैन एक्सपीरियंस इन योर लाइफ आल्सो। वीनस और राहु की जब दशा होती है ऑपरेट, वीनस एंड राहु या राहु और वीनस या वीनस राहु का कॉम्बिनेशन हो आपका, तो उस पीरियड में ऑटोमेटिकली यू गेट कनेक्टेड विद द पीपल ऑफ अपोजिट सेक्स। कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, सिर्फ दशा ऑपरेट होने से, जबकि हॉरोस्कोप में कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। तो अगर साथ मतलब बैठेंगे सिर्फ तो दशा जब ऑपरेट होगी तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
मैं कह रहा हूँ कि जब दशा ऑपरेट होगी, भले ही संबंध ना हो आपके हॉरोस्कोप में, तब ये पोजीशन हो जाती है, और इकट्ठे बैठे होंगे तो क्या पोजीशन होगी आप सोच सकते हो। यू आर ऑलवेज आफ्टर देम। वो तो मोहर लगा दी पूरी। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई हॉरोस्कोप में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही दशा ऑपरेट हुई तो somehow you get attached with the member of opposite sex का, कहीं ना कहीं आपका देखेंगे, आपका कहीं ना कहीं कुछ इंक्लिनेशन हो जाएगा उस टाइम। तो 8th हाउस में गुरु का होना अच्छा है, इसका मतलब जुपिटर का? किसी का भी होना अच्छा नहीं है। 8th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठता है वो खराबी करता है, उसके रिजल्ट आपको 0 हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं तो मैरिटल मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स भी होंगी अगर 8th हाउस में है तो। नहीं 8th हाउस में बैठने से गुरु के एटलीस्ट वन थिंग, गुरु नहीं मैं कह रही, वीनस और राहु की बात कर रही हूँ। गुरु मैं कह। अच्छा ओके। हाँ, बट वीनस तो एक अच्छा प्लैनेट है, वो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट करेगा, लेकिन राहु थोड़ा सा डैमेज करता है उसको जो है। अगर वीनस और मंगल दोनों ही लग्न में है तो वो मांगलिक दोष ज्यादा हो जाएगा। समझा नहीं मैं, किसका? जैसे अगर लग्न में आपने बोला था ना, फर्स्ट हाउस में अगर वीनस का पोजीशन रहता है या फिर इसका मंगल का, तो मांगलिक उसका ज्यादा हो जाता है, मतलब उसमें मांगलिक दोष होता है। नहीं, मैंने अपने ढंग से मैं क्या कम्युनिकेट नहीं कर पाया मैं जो है। मैं ये कह रहा था कि जो हमने कहा कि जो मैरिटल रिलेशन वाले हाउसेस हैं, दे आर 1 2 4 7 8 12 हाउसेस। तो ये हमने लग्न से काउंट किए अभी, बट these houses are to be counted from moon as well as from Venus also. मून से भी अगर हम 1 2 4 7 8 12 हाउसेस देखेंगे और उसमें भी अगर मंगल प्लेस्ड होगा तो हम कहेंगे मांगलिक दोष है। इसी तरह से अगर हम वीनस जहां भी उसको अगर हम फर्स्ट हाउस मानकर कंसिडर करेंगे 1 2 4 7 8 12 पोजीशन, उसमें भी अगर मंगल है तो भी मांगलिक दोष होगा। और मैंने कहा कि वीनस से जब 1 2 4 7 8 12 में मंगल होता है, दैट इज मोस्ट सीरियस मांगलिक दोष। मून से होता है तो उससे थोड़ा कम होता है, और लग्न से होता है तो सबसे कम होता है। और हम करते क्या, उल्टा करते हैं, सिर्फ लग्न से देखते हैं, बाकी से तो देखते ही नहीं है। नहीं, अगर मून लग्न में है तो बराबर माना जाएगा ना, पहला हाँ, तो लग्न से और लग्न से और मून से इकट्ठा हो गया, वो इकट्ठा हो गया। और अगर 4th हाउस में हो तो मार्स, 4th हाउस में है तो घर की सुख शांति खराब होगी आपके। अगर किसी बंदे के फर्स्ट हाउस में मार्स हो और 8th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ हो, तो will it be good or will it be क्या रहेगा? नहीं, what relation it has actually? सैटर्न 8th हाउस में आपने बताया कि फिर भी इतना नुकसान नहीं करता। नहीं, जब सैटर्न 8th हाउस में है और मंगल फर्स्ट हाउस में है, तो मंगल इज एस्पेक्टिंग 8th हाउस आल्सो। हाँ, तो उसका so it means 8th house has an association of Saturn as well as Mars. तो उसका इम्पैक्ट कैसा होगा? It's a bad impact. जब दो malefic planets किसी भी हाउस को इम्पैक्ट करते हैं तो it is dangerous actually. That completely destroys that house. और इसके फर्स्ट हाउस में मार्स भी बैठा है, राहु भी बैठा है और सन बैठा हुआ है। हाँ, बट अभी let us complete actually थोड़ा सा। तो सारे मैंने चार्ट्स खोले हुए अभी अपने पास, इंटरनेट से निकाल के। नहीं, अभी तो हमने बात की कि मांगलिक दोष की इन हाउसेस में होता है, और क्योंकि हमारा मैरिटल लाइफ का पर्पज ही रिप्रोडक्शन है और उसमें ये प्लैनेट हेल्प करता है, तो इसलिए हम इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देखते हैं। पहली चीज ये होगी। और नाउ वी कम टू द क्वेश्चन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ मांगलिक दोष। सॉरी डिस्टर्ब कर, मैं वही पूछ रही थी जो आपने कहा ना कि वीनस से फर्स्ट सेकंड फोर्थ सेवेंथ एट में अगर मंगल होता है तो वो मांगलिक दोष सबसे मतलब ज्यादा सबसे ज्यादा होता है। हाँ, तो मेरा वही कहना था कि वीनस और मंगल एक साथ बैठे रहे, तो वही हुआ ना, वीनस से फर्स्ट हाउस फर्स्ट हाउस में हो गया, राइट, बिल्कुल सही है। तो फिर उसमें वो मांगलिक दोष आ गया। बिल्कुल वही जैसे लग्न का घर है, फर्स्ट हाउस ही है, उसमें वीनस भी है और मंगल भी है, दोनों है। हाँ, बिल्कुल, दोनों से हो गया, दोनों से ही हो गया वो फिर। जी हाँ, वही, थैंक यू। हाँ, तो अब क्वेश्चन ये है कि हम दोष क्यों कहते हैं। मंगल, देखिए, कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं होता। That all depends on the position of planet in your birth chart. Any planet can be good, any planet can be bad also, equally bad. तो पहली चीज तो यह है कि मंगल खराब जब भी होगा जब मंगल खराब है, मैलेफिक है प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में।
अगर वो मेलेफिक प्लैनेट नहीं है तो इट्स वंडरफुल प्लैनेट, इट्स वेरी गुड प्लैनेट। और खराब कब नहीं होगा, जैसे कि मैंने कहा कि अपने साइन में है, उच्च के साइन में है, मूल त्रिकोण के साइन में है, जुपिटर के साथ एसोसिएशन है उसका, या दूसरे बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएशन है, नवांश चार्ट में वर्गोत्तम हो जाता है, तो इन सब केसेस में मंगल खराब क्यों होगा? देन it becomes a good planet in place of being a bad planet, it becomes a good planet. अब देखिए एक लग्न में मान लीजिए किसी का मंगल नीच का बैठा हुआ है और एक दूसरा व्यक्ति है लग्न में प्लैनेट उच्च का बैठा हुआ मंगल, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। खराब जो नीच का है वो आप देखिए वो 24 घंटे आपको कुड़ करता रहेगा लेकिन कोई सुनेगा नहीं उसकी, अपने आप ही दुखी बोल बाल के अपने आप बंद हो जाएगा। और जिसका मंगल उच्च का होगा लगन में एक आवाज देगा, सारे भागेंगे उसके पीछे और सारे उसकी बात मानेंगे, उसको ओवे करेंगे, उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता कोई भी जो है। तो ये डिफरेंस है, एक ही प्लैनेट है। हम कहेंगे मांगलिक दोष क्यों हुआ? जब अगर मंगल अच्छा है प्लैनेट तो भाई इट इज अ मांगलिक दोष। तो पहली कंडीशन तो यही हो गई कि अगर मंगल इज वेल प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप देन मांगलिक दोष इज ऑटोमेटिकली गेट्स नलिफाइड। फिर तो खत्म हो गया अपने आप ही, फिर तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। कैसे? अगर मंगल अपने साइन में है, मूल त्रिकोण साइन में है, उच्च के साइन में है, जुपिटर के साथ समहाउ एसोसिएटेड है, जुपिटर के नक्षत्र में है, दूसरे बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है, या नवांश चार्ट में वो वर्गोत्तम हो जाता है। तो इन सारे केसेस में यू कैन योरसेल्फ से कि वो मांगलिक दोष नलिफाई हो गया या मंगल का जो बैड इफेक्ट है वो नहीं आया वहां, राइट? अब आप कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट आप उठाइए, कोई भी किताब पढ़िए आप एस्ट्रोलॉजी की, यू फाइंड hundreds and hundreds of combinations which say that this मांगलिक दोष gets nullified under these conditions. कोई भी किताब पढ़िए उसमें आपको 100, 200, 300 ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे which say that मांगलिक दोष gets nullified under these conditions. And they have even gone to the extent कि अगर इवन मंगल अगर नीच का भी है 7th हाउस में या 8th हाउस में तो मांगलिक दोष गेट्स नलिफाइड। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई। और अगर आप उन कॉम्बिनेशंस को अप्लाई करना शुरू कर दें, उन कॉम्बिनेशंस को अप्लाई करना शुरू कर दें, तो आप ये भी देखेंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके हॉरोस्कोप में अगर मांगलिक दोष है भी तो वो नलिफाइड ना हो रहा हो। In every case, somehow it will get nullified by those combinations. क्या अर्थ हुआ इसका? पहली चीज तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मांगलिक दोष से पीड़ित ना हो। फिर जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा तो वो आपको कॉम्बिनेशन दिखा देंगे कि इस कॉम्बिनेशन में ये नलिफाई हो रहा है, एंड दैट इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। कि कोई भी व्यक्ति मैंने ऐसा नहीं देखा कि अगर वो कॉम्बिनेशन आप अप्लाई करना शुरू कर दें तो वो कॉम्बिनेशन ना अप्लाई होते हो। तो क्या चीज है ये कि एक तो है और दूसरे नहीं भी हैं। आपने डरा तो दिया उनको जिंदगी भर के लिए, और फैक्ट ये है कि वो आपने किताबों में ये भी लिख दिया कि इस कंडीशन में नलिफाई। और नलिफाई की बात तो जब करेंगे जब शादी होगी, उससे पहले तो कोई परेशानी रहेंगे 20, 25, 30 साल तक तो लोग। और नलिफाई क्यों होगा? कोई भी प्लैनेट है उसका इफेक्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो। अगर वो बैड प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट है, तो उसके ऐसा नहीं हो सकता कि रिजल्ट ना मिले उसके जो है। तो नलिफाई होने का क्या मतलब? और वो तो पर्टिकुलरली जब हम लोग हंस रहे थे कि मंगल नीच का है 7th हाउस में, 8th हाउस में, तो मांगलिक दोष गेट्स नलिफाइड। तो कैसे नलिफाई हो जाएगा? एक बात और कही जाती है 28 साल के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। हाँ, अगर मंगल की दशा 35 साल की उम्र में आ जाए तो अपना सब दिखाएगी, फिर खत्म कैसे होएगा? फिर ये कहा गया, जैसे नरेश जी कह रहे हैं कि किताबों में ये भी लिखा गया कि लड़कियों के केस में 21 इयर्स के बाद मांगलिक दोष अपने आप खत्म हो जाता है और लड़कों के केस में 28 इयर्स के बाद खत्म हो जाता है। अभी क्यों कहा गया ये? वो इसलिए कहा गया कि बाय दैट टाइम, बाय द एज ऑफ 21 ए गर्ल गेट्स मैच्योर, एंड सिमिलरली एट द एज ऑफ 28 लड़के जब आप देर में मैच्योर होते हैं तो बाय दैट टाइम दे आल्सो गेट मैच्योर।
तो वो कहते हैं कि समझदार हो जाएंगे दोनों जो है, और समझदार होने से मंगल विल नॉट प्ले अ रोल एक्चुअली, या वो उसको संभाल लेंगे उस सिचुएशन को जो है। दैट इज द ओनली रीजन। नहीं तो मंगल तो काम करना कैसे बंद करेगा? मंगल तो कभी काम करना बंद नहीं करता। जैसे नरेश जी ने कहा कि वो बाद में भी करेगा, पहले भी करेगा, बट उन्होंने कहा कि नहीं, वो समझदार हो जाते हैं, दे कैन हैंडल दैट सिचुएशन, तो इसलिए कह दो कि ये इस एज में जो है वो मांगलिक दोष नलिफाई हो जाता है। नलिफाई नहीं होगा कभी भी। जो भी प्लैनेट है, जिंदगी भर आपको असर मिलेगा उसको देखने का, कभी कोई प्लैनेट का असर खत्म नहीं होता एक्चुअली। अच्छा, एक चीज और है सर, जैसे कर्क लगन, जैसे जिन लग्नों में मंगल की ड्यूटी अच्छी है, मतलब जहाँ पे योग कारक है, कारक ग्रह है, हाँ, मंगल तो योग कारक भी है, तो उस केस में भी नलिफाई हो जाएगा। इस बिकम वेरी स्ट्रांग। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग योग कारक भूल गए थे, तो थैंक यू नरेश जी, आपने बताया। तो अगर मंगल योग कारक भी है आपके हॉरोस्कोप में, इस लॉर्ड ऑफ केंद्र एज वेल एज ट्राइन एक्चुअली, उस केस में भी जो है मंगल बिकम वेरी स्ट्रांग और वो नलिफाई हो जाता है मांगलिक दोष। तो ये मांगलिक दोष ऐसी चीज है जिससे कि डरने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और यही एक सबसे ऐसी चीज है जो हम लोग बहुत डरते हैं। हर आदमी जो है इसका, इंडिया का, इन चीजों से डरता है एक्चुअली, क्योंकि डरा दिया जाता है शुरू शुरू में। और ये जो, इसीलिए ये सब्जेक्ट बदनाम भी हुआ कि ये शायद ज्योतिषी लोग हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। सब कुछ नहीं होता। जैसे आप देखते हैं काल सर्प दोष है, तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए आप, काल सर्प दोष है, आंशिक, अरे आंशिक तो कुछ होता ही नहीं है काल सर्प दोष, या तो है या तो नहीं है। हाँ, और आंशिक क्या हुआ? हाँ, और जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी वो उसी के ऊपर मर देंगे कि नहीं, ये तुम्हारे अंदर ये काल सर्प दोष है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से इलाज कराओ इसका, हम तुमको वहां ले चलते हैं नासिक में या गढ़गंगा में या कहाँ पर जो है, आपका उपाय करके आते हैं। उपाय करते रहिए, उससे क्या होने वाला है? ना तो वो काल सर्प योग की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी और ना ही वो सॉल्व हुई। तो ये जो गलत गलत धारणाएं हैं, पर्पस हमारा यही है कि आप लोगों को सही चीज बताई जाए, जिससे कि आप भ्रमित ना हो, आप परेशान ना हो, और आप भी दूसरे लोगों को बताएंगे तो नेचुरली धीरे धीरे एक अवेयरनेस क्रिएट होगी इस सब्जेक्ट के बारे में, इस नॉलेज के बारे में, कि जो नॉलेज इतनी अच्छी है, हम उसको किस तरह से गलत तरीके से पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, किस तरह से लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। दैट इज द बेसिक पर्पस। जैन साहब, हाँ, मुझे ये कहना है कि हम लोग मैरिज का हाउस डिस्कस कर रहे हैं, प्रोजेनी की बात कर रहे हैं जी। आजकल जमाना ये आ गया है कि संतान होती नहीं, होती है एक तो वो भी चली जाती है। तो हाँ। मैरिज के हाउस की स्टडी के समय ये बिंदु को नहीं आंकना चाहिए। देखिए, इसलिए हमने संतान को छोड़ दिया कि वो तो होगी, भी तो चली जाएगी, उसका कोई रोल नहीं रहेगा मैरिड लाइफ में आपकी जो है। इसलिए हमने 5th हाउस को डिस्कस कहाँ किया। वो तो सबकी संतानें चली जाएंगी, वो तो कोई रहता नहीं आजकल साथ में, और रहेगा तो और ज्यादा दुखी करेगा। तो भाई पेरेंट्स की इच्छा होती है कि बच्चे हों, तो पेरेंट्स तो देखना चाहेंगे ना कि बच्चे रिप्रोडक्शन है या नहीं है, और क्योंकि अगर साथ में होंगी तो और ज्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए चले जाए तो अच्छा है, एंड दैट इज गुड फॉर एवरीबॉडी, फॉर देम आल्सो एंड फॉर यू आल्सो। जैसा आपने डिस्कस किया अभी, इसका मांगलिक दोष का निवारण के बारे में आप बीच में कह रहे थे कि निवारण कैसे किया जाएगा, कुछ इसका मांगलिक दोष का। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी मांगलिक दोष है, एज पर द डेफिनेशन, दैट विल गेट नलिफाइड आल्सो। एक तो होगा भी और दूसरा नलिफाइड भी हो जाएगा। तो परेशान होने की क्या बात है इसमें? आप देखिए, जैसे अगर कुछ फिर भी शांति करानी पड़ती है, जैसे जब ऐश्वर्या राय की शादी हुई थी तो अब काफी वो आया था, एक प्रॉब्लम आई थी कि एक दोष है, इसलिए वो बनारस में उन्होंने मांगलिक दोष की शांति कराई थी, कई जगह पर कराया था। या तो वो आप हनुमान जी की पूजा है, जो भी मतलब आपका मंगल के लिए जो शांति है वो कराइए आप। जैसा संतुष्टि हुई नहीं, एक्चुअली लोग शादी करते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे कैसे होंगे, कितने होंगे, कितने टैलेंटेड होंगे या नालायक होंगे, ये क्या पहले से पता लग सकता है? हाँ, 5th हाउस से तो पता लग जाएगा कि बच्चे आपके कैसे होंगे, बच्चों का सुख मिलेगा भी नहीं मिलेगा। और जहां तक आपने कितनों की कहा, दैट क्वेश्चन इज इररिलेवेंट इन टुडेज टाइम। पहले कहते थे 4 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, आजकल कोई नहीं कहता। आजकल तो सिंपल है कि 1 या 2 ही होंगे, इससे ज्यादा होंगे भी नहीं।
तो वो नंबर बिकम्स इररिलेवेंट इन टुडेस टाइम एक्चुअली। तो हमारे 5th हाउस से हमारे बच्चे कितने एजुकेटेड होंगे, कितने ये पता लग जाएगा कि बच्चों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने एजुकेटेड अच्छा, होंगे। हमारा खुद का कंफर्ट बच्चों के साथ कितना है वो। हाँ, आपको बच्चों का सुख है या नहीं, दैट्स ऑल। अनिल जी, लेकिन बच्चों का सुख तो उस सेंस में कहा जाता है कि बच्चे आपके होंगे कि नहीं होंगे। बच्चों का सुख एक होने के बाद अलग सेंस में। देखिए, मान लीजिए हो गए, होने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई बच्चे को, तो सुख कहाँ हुआ फिर वो? नहीं, मेरा मतलब है दो तरीके से होता है ना, एक तो बच्चे हुए या नहीं हुए, एक हुए बच्चे हो भी गए तो उसके बाद आपके पास रहे नहीं, वो दो अलग। रहने का मतलब नहीं है, जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे ये नहीं बताएगा आपका 5th हाउस। और वो वही मैं कह रही हूँ, उस एज में जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो ये कहीं नहीं कहा कि आप इकट्ठे रहना है, ये रहेंगे नहीं रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं पूछ रही हूँ। हाँ, वो तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है उसका। जैन साहब, आपने ये नहीं बताया कि मैरिज का सुख है कि नहीं, होगी कि नहीं। मैरिज का सुख बता तो दिया आपको इतनी तरीके से, आपको क्या प्रायोरिटी है आपकी? नहीं, आपने ये नहीं बताया कि मैरिज होने का है कि नहीं है। कुछ लोग नहीं हो पाती है, बैचलर रह जाते हैं। देखिए, 7th हाउस अगर आपका अच्छा है, 7th हाउस इज अपार्ट फ्रॉम द स्पाउस, इट इज द हाउस ऑफ मैरिज आल्सो। तो 7th हाउस इज बेटर देन द 8th लग्ना। इट मीन्स कि जो शादी के बाद आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर 7th हाउस लग्न से स्ट्रॉन्ग है, इट मीन्स यू गेट प्रॉस्पेरिटी आफ्टर द मैरिज। और अगर 7th हाउस वीक है एज कंपेयर टू लग्ना, इट मीन्स कि आपका खराब होगा मैरिज के बाद। तो 7th हाउस विल टेल कि मैरिज के बाद जो लाइफ आपकी कैसी रहेगी, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी या नहीं आएगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी या नहीं होगी। यस, या तो बताएगा। जैसे मैंने कहा था कि 7th हाउस इज 9th फ्रॉम 11th एंड 11th फ्रॉम 9th हाउस, तो ये अच्छा खासा भाग्य में वृद्धि करता है, बट प्रोवाइडेड कि 7th हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन द 1st हाउस। एनीवे, ये तो हो गया मांगलिक दोष। अब जो है उसके बाद हम क्या करते हैं, हॉरोस्कोप मैच करने के लिए सीधे जल्दी से सॉफ्टवेयर में वो देख लो गण कितने मिल रहे हैं, और गण अगर 18 से ज्यादा मिल रहे हैं तो जाओ शादी करो। और होता ये है बहुत बार, एंड आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कहते हैं साहब हम जब शादी की तो 36 गुण मिल रहे थे, 36 टोटल होते हैं, और टोटल 36 मिल रहे थे, एंड देयर वाज अ डिवोर्स इन 1 मंथ। और ऐसे भी लोग हैं जिनके कि 5, 7, 8, 9 पॉइंट मिलते हैं, दे आर लिविंग वेरी हैप्पीली। तो लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी है क्या, आई तो बता दो पहले, क्यों लोगों को परेशान कर रखा आपने। तो प्रॉब्लम यही है कि जब ये गुण मिलान की जो सिस्टम शुरू हुआ था, दैट वाज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक। उस टाइम हमारी सोसाइटी क्या थी? इट वाज ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहां पर जो फीमेल का कोई से नहीं होता था फैमिली अफेयर्स में। दे वर मेंट ओनली फॉर खाना बनाना एंड रिप्रोडक्शन। बट आज सोसाइटी पूरी चेंज हो गई है, पूरी की पूरी। There is no male domination. Now we talk of equality, and we talk of female being independent now. All females are independent. और जितने भी जो आप देखेंगे कि हमने जो अष्टकूट मिलान का, ये जो 36 गुण मिलान की प्रक्रिया शुरू की थी, सारे इसी एंगल से की थी, कहीं ना किसी तरह से भी लड़की को हावी नहीं होना चाहिए लड़के के ऊपर फैमिली में। उस एंगल से हमने ये गुण मिलान की जो सिस्टम बनाया था। और हम दिन प्रतिदिन यही कहते हैं कि देश पात्र काल के हिसाब से अपने आप को चेंज करो। हम चेंज नहीं करते, क्योंकि कोई फॉर्मल एजुकेशन तो है नहीं, कोई रिसर्च तो हो नहीं रही इसमें जो है, हमने उसी को चलाए रखा, एंड दैट इज टोटली इररिलेवेंट इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट। कोई रोल ही नहीं है उसका। जब सोसाइटी पूरी बदल गई, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पॉइंट बनाए थे वो इररिलेवेंट हो गए हैं, तो व्हाई शुड वी गो फॉर अष्टकूट मिलान? एंड I'm sure that still 97-98% of the people, they go for marriage only after seeing that Astkut Milan, जो कि totally irrelevant है, जिनका कोई रोल ही नहीं है मैरिज में। हम दो ही चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, अष्टकूट मिलान और मांगलिक दोष, और दोनों के दोनों irrelevant हो चुके हैं। दोनों फैक्टर irrelevant है आजकल के टाइम में।
तो हम क्यों जा रहे हैं उसके पीछे? और जब एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा हल्ला मच जाता है कि भैया क्यों सिखा रहे हो इस विद्या को। मानते सब हैं, लेकिन हल्ला मचाने के लिए सब तैयार हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं मैरिज के लिए, कि मांगलिक दोष और जो गन मिलान का है, दोनों ही इररिलेवेंट हैं, हमें देखना भी नहीं है। और हम लोगों ने बहुत रिसर्च की इसके ऊपर, एंड लॉट ऑफ रिसर्चेज आर गोइंग ऑन, एंड एवरीबॉडी हैज कंक्लूडेड कि नहीं, कोई रोल नहीं है इनका, कुछ देखना ही नहीं हमें। हाँ, मैं तो देखता भी नहीं हूँ, कभी नहीं देखता इनको कि ये कितने गुण मिल रहे हैं या मांगलिक दोष है या नहीं है, लेकिन लोग उसी के पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं वो तो कह रहा था मांगलिक दोष है, वो तो ये कह रहा है, वो तो वो कह रहा है। क्योंकि सबका अपना अपना एक प्रोफेशन है, नेचुरली दे आल्सो टू अर्न एक्चुअली, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ एजुकेशन, ये एक उसका गलत हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस नॉलेज का, जो हमें नहीं करना चाहिए। बल्कि सर ऐसा भी कहते हैं जैसे कि अगर मंगल दोष है या मंगल अगर मजबूत है तो आदमी कुछ करेगा जीवन में, अदरवाइज अगर मंगल कमजोर है तो कुछ करेगा ही नहीं ज्यादा कुछ। हाँ, वो तो है ही है। खैर, मंगल तो एनर्जी देता है आपको अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, करेज देता है, एडवेंचर देता है, इनिशिएटिव देता है, सब कुछ तो देता है मंगल ही आपको। एक हाँ, अब हम क्वेश्चन ये है कि हम क्या करें। मांगलिक दोष भी रेलेवेंट हो गया और गन मिलान भी रेलेवेंट हो गया। हमारी जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, किसी ने नहीं कहा कि आप गन मिलान को या मांगलिक दोष को प्रायोरिटी दो। किसी बुक ने नहीं लिखा कि ये गन मिलान इज द मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप या मांगलिक दोष मिलान इज द मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। नोवेयर इन द बुक्स हैव सेड दिस थिंग एक्चुअली, लेकिन हमने उसको प्रायोरिटी मान ली। अगर आप अच्छी तरह से जितने भी हमारे जो शास्त्र हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो किसी ने ये नहीं कहा कि आप गन मिलान के बेसिस पर शादी कर लो या मांगलिक दोष के मिलान पर शादी कर लो। They have described the complete system, complete stages in matching of horoscope. ना किसी को मालूम है, ना कोई देखता है उसको। उन्होंने पूरा सिस्टम को डिस्क्राइब किया। किसी ने भी नहीं कहा कि ये गन मिलान इज द मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप, लेकिन हमने उसको बना लिया, मान लिया और उसी के ऊपर हम चलने लगे। एंड आप देखेंगे कि ये कितनी डिफिकल्ट प्रोसेस है, कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। इट्स नॉट एन इजी थिंग कि जो हम लोग कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर से पॉइंट मिलाए और बड़े खुश हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। जो हमारी बुक्स में जो इस सिस्टम को डिस्क्राइब किया, उन्होंने कहा कि स्टेजेस बताइए आपको कि किन किन स्टेजेस में किस किस तरीके से आपको हॉरोस्कोप मैच करना है। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेज कहा कि यू फर्स्ट हैव एन असेसमेंट अबाउट द लॉन्गेविटी ऑफ द बॉय एंड द गर्ल। जो पहला स्टेप उन्होंने बताया कि to make an assessment about the longevity of the boy and the girl. longevity का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? सबसे पहला स्टेप, and I tell you no astrologer will look into that. और पूरा सिस्टम डिस्क्राइब किया हुआ, ऐसे नहीं कि हमारी किताबें गलत हैं या उन्होंने गलत नॉलेज दी हमको, हमने उसको गलत उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले कहा उन्होंने कि you assess the longevity of the boy and the girl. लॉन्गेविटी क्यों? लॉन्गेविटी इसलिए कि दोनों की आयु में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर एक की 50 साल की असेसमेंट करते हैं, दूसरे की भी 50-52 इतनी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक की 50 हो, एक की 80 साल हो। 30 years he has to remain in the widowhood actually. This is not required. तो उन्होंने पहले सिस्टम बताया कि अगर आपके पास कोई भी और उसको मैच कराने के लिए आता है, तो एस्ट्रोलॉजर शुड हैव एन असेसमेंट ऑफ द लॉन्गेविटी ऑफ बोथ द बॉय एंड द गर्ल। और लॉन्गेविटी के लिए हमें यही ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि हम कहें कि ठीक है, दोनों की एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक दूसरे के बिना बहुत लंबे टाइम तक किसी को रहना पड़े। और लॉन्गेविटी देखने के बहुत तरीके हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारा लग्न है, मून है और 8th हाउस है, ये लॉन्गेविटी इंडिकेट करते हैं। हमारे यहाँ अष्टक वर्गा सिस्टम है, जब आप पढ़ेंगे उसको तो उस सिस्टम में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइंस में फॉर्मूले होते हैं, ऐसे उसमें भी फॉर्मूले हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दोज फॉर्मूले यू कैन
एग्जैक्टली कैलकुलेट द लॉन्गेविटी ऑफ ए पर्सन। और आपने देखा भी होगा कि जब पुराने जो हॉरोस्कोप बने हुए होंगे आपके पास, उसमें लिखा रहता है कि इसकी आयु 70 साल 6 महीने है या 55 साल 8 महीने है, ये भी लिखा होता है। तो हाउ दे कैलकुलेट, आपको सरप्राइज होता होगा कि इसने कैसे लिख दिया कि एग्जैक्टली इतने साल इतने महीने हैं। बिकॉज यू कैलकुलेट विद दोस फॉर्मूले, कि अगर उन फॉर्मूलों का हम इस्तेमाल करें तो उस फॉर्मूले की मदद से हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस व्यक्ति की लॉन्गेविटी कितनी है। तो दैट गिव्स एन सम असेसमेंट अबाउट द लॉन्गेविटी ऑफ ए पर्सन। उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमें लग्न को देखना है, मून को देखना है, 8th हाउस को देखना है। और उसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशंस हैं कि अगर बेनिफिक प्लैनेट केंद्र में होते हैं, शुभ ग्रह अगर केंद्र में होते हैं, और लग्न को जुपिटर के साथ एसोसिएशन है, लग्न का जुपिटर के साथ एसोसिएशन है। बेनिफिक प्लैनेट केंद्र में होने चाहिए एंड जुपिटर शुड बी एसोसिएटेड विद द लग्ना। So such people have a long life। देखिए लाइफ को हमारे जो ज्योतिष में 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो कहा कि जो बिल्कुल ही बाल रिष्ट होता है, बाल रिष्ट मीन्स कि जो इन्फेंट स्टेज में डेथ हो जाती है। सेकंड हमने कहा अल्पायु, अल्पायु यू कैन से इन टुडेज टाइम मे बी 25-30 years। देन वी सेड मध्य आयु, मध्य आयु में भी अराउंड 50 years। एंड पूर्ण आयु, पूर्ण आयु में भी अराउंड 70+, 75+। तो ये 4 हिस्सों में हमने बांटा, बाल रिष्ट, अल्पायु, मध्य आयु और पूर्ण आयु। और जैसे मैंने कहा कि अगर बेनिफिक प्लैनेट केंद्र में होते हैं और लग्न का एसोसिएशन जुपिटर के साथ होता है, तो ऐसे केस में इट इंडिकेट्स द लॉन्ग लाइफ या पूर्ण आयु इंडिकेट करता है। दूसरा ये भी कहा गया कि अगर 8th हाउस में 3 प्लैनेट का प्लेसमेंट है, 8th हाउस में 3 प्लैनेट का प्लेसमेंट है, one is exalted, another is in its own sign and third one is in the friendly sign। अगर 8th हाउस में 3 प्लैनेट का प्लेसमेंट है and out of those 3 planet one is exalted, another is in its own sign and third one is in the friendly sign, then those persons also have a long life, पूर्ण आयु उनकी होती है। और भी कहा कि अगर सैटर्न या 8th हाउस के लॉर्ड के साथ, सैटर्न या 8th हाउस के लॉर्ड के साथ, बिकॉज सैटर्न इज द कारक ऑफ लॉन्गेविटी, अगर कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट प्लेस्ड होता है सैटर्न या 8th हाउस के लॉर्ड के साथ, कोई भी एक्सॉल्टेड प्लैनेट प्लेस्ड होता है, तो इट गिव्स यू द लॉन्ग फुल लाइफ, लॉन्ग लाइफ। तो इस तरह से हम असेसमेंट करते हैं कि लाइफ का, लॉन्गेविटी का, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच नोबडी इज डूइंग। अगर हमें हॉरोस्कोप मैच करने के लिए कोई आता है तो देन यू हैव टू सी द लॉन्गेविटी फर्स्ट। सेकंड दे से, देन सेकंड स्टेप, यू नो व्हाट दे से, यू एग्जामिन देयर मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। जब तक मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ का मैचिंग नहीं होगा, मैरिज नहीं चल सकती। दे हैव गॉन टू दैट लेवल एंड इट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन डिटेल। एस्ट्रोलॉजी ने जो लिखा है बहुत अच्छी तरह से लिखा है क्या क्या करना चाहिए, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। यू ऑलवेज अडॉप्ट द शॉर्टकट। तो उसने कहा कि आप दोनों की एग्जामिन करिए, उनकी मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, और अगर आप पाते हैं कि उनके मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तभी भी मैरिज नहीं चलेगी, तभी भी आप मना कर दीजिए। वो भी नहीं करते हम लोग। देन थर्ड स्टेप, यू नो व्हाट दे से, कि you see whether there are any factors which indicate separation or divorce। मतलब ऐसे कोई फैक्टर तो नहीं है कि इनको साथ में रहना ही नहीं है, रहना ही नहीं है तो फिर मैचिंग करने की जरूरत क्या है। अगर 8th हाउस खराब है, सेपरेशन डाइवोर्स इंडिकेट कर रहा है, या और कोई ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं which indicate separation divorce, then why go for matching? आपको करना ही नहीं है मैचिंग। तो उन्होंने पूरा डिटेल्ड प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया हमारी बुक्स ने, एंड इट्स अ वेरी डिटेल्ड प्रोसीजर, और विच इज वेरी ट्रू आल्सो। अगर हमें सही मैचिंग करना है तो इसी हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं किया। तो उससे क्या हुआ, एस्ट्रोलॉजी की बदनामी हुई कि ये क्या मेथड है कि आपने गन मिलान किए और शादी हो गई और डाइवोर्स भी हो गया 36 गुण मिलाने के बाद। देन वी स्टार्ट ब्लेमिंग दिस नॉलेज। फिर
कहा कि आप फैक्टर देखिए कि इफ देयर इज एनी फैक्टर विच इज नॉट अलाउइंग देम टू लिव टुगेदर, अगर ऐसा फैक्टर है तो आप मत करिए शादी। देन जब आपने सब कुछ देख लिया, लॉन्गिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, उनकी मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, और ये भी देख लिया कि ऐसे कोई फैक्टर तो नहीं है जो सेपरेशन डाइवोर्स इंडिकेट करते हैं। नाउ वन थिंग इज सर्टेन कि दे आर गोइंग टू लिव टुगेदर, दे आर गोइंग टू लिव टुगेदर, जब तक हैं दोनों इकट्ठे ठीक रहेंगे। देन द क्वेश्चन ऑफ कंपेटिबिलिटी विल कम। उससे पहले तो कंपेटिबिलिटी कहां से आ गई? Then they say कि now you examine the compatibility and then you can examine क्योंकि पुरानी किताबें हैं तो you examine this Gunn-Milan and Manglik dosh and various other combinations. That is from the point of view of compatibility. So compatibility comes in the last as per the astrological text. But now हम लोग जो देखते हैं that is the only thing, that is the first and the foremost and the only thing that we examine, which is entirely wrong as per the astrological text also, as per this knowledge also. तो हम क्यों नॉलेज खराब नहीं है, बुक्स खराब नहीं है, या जो जिन्होंने बनाया है नॉलेज वो खराब नहीं है, उन्होंने तो पूरा मेथड प्रिस्क्राइब किया, हमने उसको शॉर्टकट कर दिया, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं और हमारी नॉलेज जो है वो बदनाम होती है। तो एनीवे हम आज आई थिंक आई शुड स्टॉप नाउ एंड इट्स नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। जैन साहब, मेरा ये कहना है हाँ जी कि पहले एक्चुअली लोग खानदान देखते थे शादी करने के लिए और कुछ ज्यादा नहीं देखते थे। उसके बाद जो हम लोग आए तो हम लोग सोचते रहे और देखते रहे कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं तो नेक्स्ट जनरेशन भी हीरा पैदा होती है। पॉइंट ये है कि ये सब देखने की जरूरत के बिना ही इसी मैचिंग हो जाती है और परफेक्ट मैचिंग होती है। बिल्कुल। खानदान का मतलब क्या हुआ? खानदान की जो मैं बात कर रहा हूँ तो वही सब चीजें तो आ गई कि एक ही लेवल के आदमी हैं दो। जो हम बात कर रहे हैं वो वही पर्पस हो गया कि नाउ वी हैव सीन द लेवल, मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्थ वगैरह सब हमने देख ली उसकी। हमारे लेवल का ही आदमी है वो। बहुत ही आजकल नहीं है कि एक बहुत ही लो लेवल से या बहुत ही हाई लेवल से आप शादी कर रहे हैं, तो वो कैसे चलेगी शादी? मेरा कहना यह है कि कुंडली को भी मैच करते समय बताना चाहिए कि ये दोनों तो बहुत ज्यादा विद्वान हैं, इनका जो प्रोजनी वाला पर्पस है बहुत हाईली इसी सक्सेसफुल होने वाला है। ये लोग तो एक मोदी पैदा कर देंगे या एक आइंस्टीन पैदा कर देंगे, कुछ ऐसा तो होना चाहिए, तो मजा है एस्ट्रोलॉजी का। ऐसे नहीं बता सकता कोई भी, क्योंकि देखिए संतान सुख की हम बात करते हैं तो एक अनपढ़ बच्चा है वो भी सुख दे सकता है माँ बाप को, एक बहुत ही पढ़ा लिखा है वो भी सुख नहीं दे सकता। तो उसका कोई रिलेशन नहीं होता कि वो आइंस्टीन देगा ज्यादा सुख देगा या दूसरा सुख नहीं देगा, तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। हम तो माँ बाप के सुख की बात कर रहे हैं, वो अनपढ़ आदमी भी दे सकता है। हम तो ह्यूमैनिटी के बढ़ाई के लिए कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी मतलब प्रोजेनी का एक पर्पस ये भी होता है, परिवारवाद नहीं, ह्यूमैनिटी को कौन आगे ले जाएगा। बिल्कुल, अच्छी संतान हो, और अच्छी संतान के लिए ही हम लोग वो जो आप कह रहे हैं कि देखते थे परिवार, तो परिवार इसीलिए देखते थे कि दो इक्वल परिवार हैं तो नेचुरली उनकी संतान होगी वो उससे भी बेटर होगी। बिल्कुल सही। या एंड दैट वाज द मेन स्ट्रेस पहले जमाने में कि आप परिवार को देखो, वो पर्पस, सारी पर्पस उसी में आ गए। वैसे अगर आप देखें तो इट कवर्स एवरीथिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। या any other question? अनिल जी, वैसे बहुत ज्यादा बोला जाते थे कि लाइट चली गई।